चलो अभी जो लास्ट हमने जो चीज़ें पढ़ी उनमें से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ, आप लोग आंसर करोगे? ठीक है। हमने पढ़ा एक्ससी और एक्सएल, मुझे बताओ इज एक्ससी अपोजिट टू एक्सएल या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब इनका इफेक्ट क्या होता है? अपोजिट इफेक्ट होता है या सेम इफेक्ट होता है एक्ससी एंड एक्सएल का? अपोजिट। हुरैबा आपका आंसर क्या है? इज देयर इफेक्ट अपोजिट, एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं, या सेम होता है इनका इफेक्ट? क्योंकि दोनों एक्चुअली है क्या, आर आर ही तो है। दिस आर इज इन द कैपेसिटर, दिस आर इज इन द इंडक्टर, तो भाई सेम इफेक्ट है या अपोजिट इफेक्ट है? मे बी सेम नॉट अपोजिट। तो प्रिंसी पहले आपने बिल्कुल सही बोला था, इनका होता है अपोजिट इफेक्ट। एक्स एल एक्स सी की हम वैल्यू क्या पढ़ते हैं, 1/2π/f(c), ऐसा ही है। एक्स एल की वैल्यू हम क्या पढ़ते हैं, 2π/f(c). तो अगर मैं f की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लेती हूँ, देखो वो फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 0 पर देखूँ तो 1/2π0c, तो किसी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए वो इन्फिनिटी के इक्वल आता है, ठीक है, तो इन्फिनिटी आ रही आंसर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ही 0 अप्लाई करूँ तो 0L, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो भाई ये तो अपोजिट रिएक्शन है ना, अपोजिट है इनका इफेक्ट। यहाँ पर इसकी इन्फिनिटी वैल्यू है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है आरसी की, जो रिएक्टेंस है ऑफ द कैपेसिटर, बहुत बड़ी वैल्यू है। लेकिन वहाँ पर ही आरएल की वैल्यू 0 है, मतलब कुछ कर रहा ही नहीं है, रिएक्ट ही नहीं कर रहा, इसकी रिएक्टेंस ही नहीं है, तो अपोजिट हो गया ना, ये सबसे ज़्यादा ये सबसे कम, तो इनका इफेक्ट अपोजिट होता है। आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको नहीं याद हो रहा कि क्या लीड कर रहा है, किस में क्या नहीं कर रहा लीड, तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि आप इस स्टेटमेंट से याद कर दो, इल्ली इज द आइसमैन, इल्ली इज द, या इल्ली इज द, इल्ली इज द आइसमैन, क्या मतलब है इल्ली इज द आइसमैन का, अभी हम देख लेते हैं। देखो इल्ली इज द आइसमैन, ये जो बीच वाली वैल्यू है ना, आप ये एल किसको हम शो करवाते हैं, इंडक्टर को शो करवाते हैं एल से। तो इंडक्टर के केस में हमारे पास ई मतलब ईएमएफ लीड कर रहा है, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज लीड कर रहा होता है, किसको लीड कर रहा होता है, करंट को लीड कर रहा होता है, किसके केस में, इंडक्टर के केस में। तो अभी अब हम ऊपर यही तो पढ़ के आए कि इंडक्टर वाले, प्योर इंडक्टर वाले सर्किट में ये रहा हमारे पास, क्या लीड कर रहा होता है, वोल्टेज लीड कर रहा होता है, मतलब ईएमएफ लीड कर रहा है। फिर भाई आइस का मतलब क्या है, आई का मतलब है करंट, तो करंट लीड कर रहा होता है किस केस में, कैपेसिटर वाले केस में, किसको लीड कर रहा होता है, ईएमएफ को लीड कर रहा होता है। तो अभी अभी तो हमने पढ़ा कैपेसिटर में क्या लीड कर रहा होता है, करंट लीड कर रहा होता है। क्यों करंट लीड कर रहा होता है, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में पहले पोटेंशियल डिफरेंस था ही नहीं, तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहले पहुंचेगा, तो करंट ऑफ कोर्स लीड करेगा। और फिर वहाँ पर रेजिस्टर में तो भाई कुछ बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, रेजिस्टर में दोनों इन फेज होते हैं, कोई किसी को लीड ही नहीं करेगा। तो ये एक बेसिक सा चीज़ होती है कि आप लोग ऐसे याद कर सकते हो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, ठीक है। अब हम इसको भाई सीरीज़ में कंबाइन करते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉम्बिनेशंस ऑफ क्या भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। अब पहले किस किस सर्किट को हम कंबाइन करें, पहले हम कंबाइन कर लेते हैं किसको, आरसी सर्किट को। आरसी का मतलब क्या है, मुझे कोई बताएगा आरसी का मतलब क्या है? मतलब पहले हम रेजिस्टर वाले सर्किट को और कैपेसिटर वाले सर्किट को कंबाइन कर रहे हैं, तो रेजिस्टर और कैपेसिटर को कंबाइन करके हमें मिलता है आरसी सर्किट। अब मतलब मुझे कोई ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें रेजिस्टर भी हो, कोई लोड भी हो और उसमें कैपेसिटर भी हो। तो अभी हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अब पहले मैं इसमें कैपेसिटर रख लेती हूँ, ये रहा मेरे पास कैपेसिटर,
और मुझे इसमें एक लोड भी रखना है, मतलब आर, ये मेरा आर, और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करवाना है, ऑफ कोर्स एसी सोर्स में। तो ये रहा मेरे पास एसी सोर्स। ये हमारे पास है कैपेसिटर जो कि सी, यहाँ पर हमारे पास है आर जहाँ से ऑफ कोर्स हीट एनर्जी डिसिपेट होगी, करंट को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश होगी, और ये हमारे पास वोल्टेज है जिसको आप ऑफ कोर्स वो भी बोल सकते हो एसी सोर्स, तो वी नॉट बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बन गया एक आरसी सर्किट, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो। ठीक है, अब हमारे पास इसकी फेज़र डायग्राम देखते हैं हम लोग कि आरसी की फेज़र डायग्राम एक्चुअली क्या बनेगी। फेज़र डायग्राम, तो पहले हम किसकी डायग्राम बना लेते हैं, हम पहले किसकी डायग्राम बना लेते हैं, रेजिस्टर की अकेले की बना लेते हैं। मुझे बताओ रेजिस्टर में कौन लीड कर रहा था, कौन लैग कर रहा था? बोथ वर इन फेज, मतलब क्या था, दोनों लीड नहीं कर रहे थे, दोनों लैग नहीं कर रहे थे, मतलब दोनों ऐसे थे। ये हमारे पास आई आर एम एस आ गया और ये हमारे पास वी आर एम एस आ गया। ठीक है, फिर मैंने कैपेसिटर आर के साथ कनेक्ट किया है कैपेसिटर, तो मतलब कैपेसिटर की भी हम देख लेते हैं क्या फेजर डायग्राम। तो कैपेसिटर में कौन लीड कर रहा था, करंट, तो मतलब ये रहा हमारे पास करंट, मतलब आई आर एम एस किसको लीड कर रहा था, ऑफ कोर्स वोल्टेज को लीड कर रहा था, वी आर एम एस। अब मुझे इन दोनों को भाई साथ में मिलाना है, इन दोनों डायग्राम, हम आर सी का फेजर डायग्राम पढ़ रहे हैं, तो आर और सी के फेजर डायग्राम को हमें साथ में बनाना है, मिलाना है। तो अब हम ये पहले पढ़ रहे हैं सीरीज़ में। मुझे बताओ सीरीज़ में क्या चीज़ सेम होती है और क्या चीज़ डिफरेंट होती है? गुड, करंट हमारे पास यहाँ पर सेम रहेगा, करंट सेम, आई सेम मतलब करंट सेम, और क्या चीज़ डिफरेंस होगी, वो वोल्टेज हमारे पास डिफरेंट होगा, डिफरेंट। तो भाई मुझे इन दोनों डायग्राम्स को ऐसे बनाना है कि करंट हमारे पास सेम वेक्टर पर आ जाए, क्योंकि हमें सीरीज़ में हमारे पास पता है हमें करंट सेम होती है। तो भाई ये तो हमारे पास इस साइड है, तो मैंने इसको थोड़ा नीचे करके बना लेती हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास आई आर बोल सकती हूँ मैं इसको, करंट ऑफ रेजिस्टर, ये मैंने बना लिया। ठीक है, इसका वोल्टेज भी कहाँ पर बनेगा, इसी के साथ बनेगा, मतलब इसी वेक्टर के ऊपर, क्योंकि दोनों इन फेज हैं। तो ये मैंने इसके साथ ही लिख लिया वी आर। इतना समझ आया या नहीं? अभी तक मैंने रेजिस्टर का वेक्टर्स बनाए फेज़र, अब मुझे इससे ही कंबाइन करना है कैपेसिटर का। अब मुझे बताओ करंट आने चाहिए सेम डायरेक्शन में, क्योंकि सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो मैं इस कैपेसिटर को अपने राइट हैंड साइड पर मुड़ाऊंगी, तो मेरे पास कुछ ऐसी डायग्राम हो जाएगी, आई यहाँ पर आ जाएगा, वी यहाँ पर चला जाएगा, हाँ या नहीं? ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अब मेरे पास क्या आ गया, आई सी आ गया, कैपेसिटर की करंट, क्योंकि हमें पता है करंट सेम होती है, और वोल्टेज हमारे पास क्या चला गया, यहाँ पर नीचे, और कौन सा वाला वोल्टेज, वी सी भाई, तो वी सी हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब भाई मैं बना सकती हूँ इसका रिजल्टेंट वेक्टर, कैसे? हमारे पास हेड टू टेल रूल के ज़रिए होता है कि फर्स्ट वाले के हेड के ऊपर आपके दूसरे का टेल जुड़ना चाहिए। तो मैं इस वाले वेक्टर को फ्रीली मूव करवा सकती हूँ, पैरेलल शिफ्ट करवाऊँगी यहाँ पर, क्योंकि दूसरे वाले वेक्टर से पहले वाले वेक्टर के सर से, मतलब हेड से दूसरे वाले की टेल जोड़नी है, तो ये दूसरे वाले की टेल हमने जोड़ दी। अब क्या रिजल्टेंट कैसे बनता है, फर्स्ट वाले के टेल से टेल जोड़ो और लास्ट वाले के हेड से हेड जोड़ो, तो ये रहा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो अभी देखो करंट तो दोनों में सेम है, आई आर और आई सी सेम है, हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, वोल्टेज हमारे पास डिफरेंट है, तो हम एक्चुअली वोल्टेज को फाइंड कर रहे हैं। तो मैं इसको वी नॉट बोल सकती हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर को वी नॉट बोल सकती हूँ, हाँ या नहीं? हाँ जी। अब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, वी आर है, तो वी आर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है, वी सी है, वी सी का स्क्वायर, देखो बेस है ना ये। ठीक है, हमारा ये बन गया।
अब हम इसको ओम्स लॉ के ज़रिए खोलें तो V इज़ इक्वल टू आई आर होता है, तो ये मेरे पास हो गया आई आर एम एस इंटू आर एम एस इज इक्वल टू वी आर, मतलब रजिस्टर में खोलेंगे तो आई आर एम एस और वी आर एम एस। मुझे बताओ वी आर एम एस तो इसमें आर आएगा या एक्स सी आएगा या एक्स एल आएगा? यहाँ पर रजिस्टर की बात हो रही है, वी आर मतलब वोल्टेज ऑफ द रजिस्टर। हम यहाँ पर भी आई आर लिख लेते हैं बस। मुझे बताओ क्या आएगा, एक्स सी आएगा, एक्स एल आएगा या आर आएगा सिर्फ? XC आएगा। क्यों एक्स सी आएगा? हमने एक्स सी पढ़ा था इन द केस ऑफ कैपेसिटर, ये रजिस्टर का केस है। रजिस्टर में हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आई वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर, यही फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो मतलब यहाँ पर आर आ जाएगा सिंपल, और फिर प्लस इनके ऊपर स्क्वायर भी तो आएंगे, सॉरी स्क्वायर क्योंकि वी आर के ऊपर होल स्क्वायर है। ठीक है, फिर वी सी को दोबारा कैसे खोलेंगे, आई इंटू आर में, तो आई इसका सी बनेगा और आर इसका क्या बनेगा? अब कैपेसिटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? एक्स सी। तो मेरे पास ये एक्स सी आ गया, दोनों के ऊपर दोबारा स्क्वायर क्योंकि वी सी के ऊपर होल स्क्वायर है। मुझे बताओ आई आर और आई सी दोनों इक्वल हैं, तो मैं इसको कॉमन ले सकती हूँ। कैसे मुझे पता चला भाई ये इक्वल है? क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर हमने आई आर आई सी को इक्वल लिया हुआ है, तो ले लो कॉमन। तो हम ले लेते हैं आई आर या आई को सिर्फ कॉमन, आई स्क्वायर को कॉमन, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट आ गया। अब भाई ये अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मतलब आई बाहर आ जाएगा, आई बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बच गया हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो ये आई से आई हमारे पास क्या कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आई गई, आर की वैल्यू क्या आई है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस बोलते हैं। आप इम्पिडेंस को शो करवाते हो जेड से, तो आप यहाँ पर जेड भी लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज इम्पिडेंस। इम्पिडेंस हमारे पास नेट अपोजिशन होती है, नेट अपोजिशन जो कि हमारे पास सर्किट में करंट को फ्लो करवाने से रोकती है। अपोजिशन है ना, तो इम्पिडेंस। तो अब भाई इतना कोई फॉर्मूला ड्राइव करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने देखा आर और सी है, तो आर और सी मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पिडेंस निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी, इम्पिडेंस को मैं जेड से रिप्रेजेंट करवाती हूँ, इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा सिंस आई एम फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड। ठीक है, आर और सी का मुझे बताओ, आर में हमारे पास रजिस्टर में रेजिस्टेंस कौन प्रोड्यूस करवाता है, आर करवाता है, ऐसा ही है, तो आर का स्क्वायर आ गया। और हमारे पास कैपेसिटर में हमारे पास रेजिस्टेंस कौन प्रोड्यूस करवा रहा होता है, एक्सी, तो एक्सी आ गया, यहाँ पे स्क्वायर तो निकालना भूल गई। तो भाई इतना ड्राइव करने की फॉर्मूला का ज़रूरत ही नहीं थी ना, हम ऐसे ही लिख सकते थे। तो अब हम किसी में ड्राइव करेंगे ही नहीं, अब हम डायरेक्ट अपने फॉर्मूलाज लिखेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन नहीं है, हमें बिल्कुल अपना वन शॉट लेके चलना है। ठीक है, मुझे बताओ ये आर सी हमारे पास क्लियर है या नहीं, यस और नो, यस और नो। अगर मैं आपसे पूछूं आरसी, अगर मैं आपसे पूछूं आरसी सर्किट में लीड कौन कर रहा है, जी मुझे बताओ आरसी डायग्राम में, जी मुझे आवाज़ नहीं आ रही, कैपेसिटेंस कैसे, करंट या मुझे वोल्टेज से बताओ, करंट कैसे लीड कर रहा है? देखो ना 90 डिग्री पर कौन हमारे पास पहुंच रहा है, क्या ये नहीं पहुंच रहा? ओ गॉड, एक मिनट, फेजर डायग्राम में देखो पहले, एक मिनट में दिखाती हूँ, लेट इट बी ओपन्ड। आज के लिए ज़्यादा तो नहीं हो रहा,
आप लोग बता सकते हो। ठीक है, मुझे देखो इस फेजर डायग्राम में कौन लीड कर रहा है भाई? जो 90 डिग्री बनाएगा वो लीड करेगा ना। तो देखो ना 90 डिग्री कौन बना रहा है? ओ गॉड, कौन? देखो ये 90 डिग्री बना रहा है ना, और इसको ही तो हमने VC बोला था। तो ये हमारे पास लीड कर रही है। तो वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है, मुझे बताओ अब। वोल्टेज। वोल्टेज। तो RC सर्किट में हमारे पास वोल्टेज लीड करेगा। RC सर्किट में हमारे पास वोल्टेज लीड करेगा। मेरे पास लिखा है वोल्टेज लैग द करंट बाय 90 डिग्री। तो मतलब वोल्टेज हमारे पास लैग ही करेगा और करंट हमारे पास लीड करेगा, क्योंकि अगर हम दोबारा अपने फेजर डायग्राम यहाँ पर चेक करें तो देखो यहाँ पर तो V और R दोनों सेम है। यहाँ पर लीड कौन कर रहा है? I लीड कर रहा है। तो हम ओवरऑल बोलेंगे RC में कौन लीड कर रहा है? करंट लीड्स द वोल्टेज। तो सॉरी, आई टेक माई स्टेटमेंट अगेन बैक, वोल्टेज डजंट लीड। अगर हम यहाँ पे ये भी वोल्टेज लीड कर रहा है तो मतलब वो इंडक्टर का थ्रू हो जाएगा ना। हाँ, फिर वोल्टेज हमारे पास इंडक्टर में लीड करता है। तो आई टेक माई वर्ड्स बैक, वोल्टेज हमारे पास लीड नहीं कर रहा होता, करंट हमारे पास लीड कर रहा होता है अगर हम फेजर डायग्राम्स में देखें तो। ठीक है, तो अब तो इम्पिडेंस फाइंड करने के लिए आप इतनी बड़ी डेरिवेशन करोगे ही नहीं। अगर मैं आपको बोल दूँ कि इम्पिडेंस इसमें फाइंड करो, इसमें फाइंड करोगे, तो आपके पास अचानक मतलब बहुत जल्दी से फॉर्मूला आ जाएगा। मुझे बताओ इतना क्लियर है, ताकि अब हम अपने R को कनेक्ट करवाएं L के साथ, इंडक्टर के साथ। R को कैपेसिटर के साथ मतलब रेजिस्टर को और कैपेसिटर को साथ में करवाया, अब रेजिस्टर को और इंडक्टर को करवा रहे हैं। मतलब हम पढ़ रहे हैं RL सर्किट। तो पहले तो हम इसकी सर्किट डायग्राम पढ़ लेते हैं। सर्किट डायग्राम मतलब यहाँ पर हमारे पास AC सोर्स है और इसमें रेजिस्टर भी आएगा, ये रहा एक रेजिस्टर, और इसमें हमारे पास इंडक्टर भी आएगा, मतलब एक कॉइल को गोल करके डाल दो। तो ये हमारे पास क्या है? इंडक्टर L, ये है R, जहाँ से हमारे पास हीट एनर्जी डिसिपेट होगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास एक बेसिक डायग्राम बन गई या सर्किट बन गया ऑफ RL, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। अब अगर मैं फेज डायग्राम पूछूं, हमारे पास R की फेज डायग्राम हमने बनाई अभी अभी। अब मैं R का पूरा पूरा नहीं लिख रही, बस R और फेजर डायग्राम लिख रही हूँ। फेजर डायग्राम मुझे बताओ दोनों इन फेज थे या नहीं? तो ये आ गया हमारे पास I, ये हमारे पास आ गया R, सॉरी V। दोनों इन फेज हैं तो कोई किसी को लीड नहीं करेगा, IR VR, क्योंकि दोनों रेजिस्टर के हैं। अब किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं? इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये मैं L लिख रही हूँ और फेजर डायग्राम लिख रही हूँ, मतलब इंडक्टर की फेजर डायग्राम बना रहे हैं अब हम। तो इंडक्टर की जब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो मुझे बताओ कौन लीड कर रहा होता है, कौन लैग कर रहा होता है? In inductive circuit, in pure inductive circuit, what leads and what lags? वोल्टेज लीड्स, परफेक्ट। मतलब ये हमारे पास आ गई VL। ठीक है, तो हमने बोला कि हमारे पास क्या लीड कर रहा होता है? V लीड कर रहा होता है, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा होता है, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर मतलब VL। और हमारे पास लैग कौन कर रहा होता है? करंट मतलब IL, मतलब करंट ऑफ इंडक्टर। अब मुझे इन दोनों की कंबाइंड फेजर डायग्राम बनानी है, कंबाइंड फेजर डायग्राम। तो बना सकती हूँ कंबाइंड फेजर डायग्राम। कैसे बनाएंगे? रुकिए एक मिनट। अब देखो, मुझे रखना है करंट को इन द सेम डायरेक्शन। क्यों मुझे करंट को सेम डायरेक्शन में रखना है? क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास सीरीज में करंट सेम होता है। तो ये देखो, अगर मैं IR को बनाऊं तो मेरे पास ये IR बन गया, ये रहा मेरे पास IR, ये मेरे पास IR है,
और यहाँ पर करंट को सेम रखना है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में, मतलब आई एल भी इसको कर सकती हूँ इक्वल। और ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास वी आर के इक्वल है, आप लोग देख सकते हो। ये समझ आया कैसे बनाया। अब वी एल हमारे पास लीड कर रहा है तो ये लो वी एल, ये लीड करवा दिया इसको, ये हमारे पास बन गया वी एल। अब हम किसके किसके बीच में लेंगे, रिजल्टेंट किसके बीच में फाइंड करेंगे। ऑफ कोर्स करंट सेम है तो छोड़ दो इनको, और हम वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर और वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर के बीच में करवाएंगे। तो भाई इसका फ्री वेक्टर बना दो वी एल का, यहाँ पर बनेगा हमारे पास फ्री वेक्टर, पहले के हेड से दूसरे की टेल जोड़ दो, और फिर रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे बनाओ कि फर्स्ट वाले के हेड से और फर्स्ट वाले के टेल से टेल और लास्ट वाले के हेड से हेड। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट बन गई जिसको हमने वी नॉट बोल दिया। अब भाई पूरी तो हम डेरिवेशन करने नहीं वाले, मुझे बताओ अगर मुझे इम्पिडेंस फाइंड करनी है इन द आर एल, मुझे फॉर्मूला बता दो। इम्पिडेंस हम रिप्रेजेंट करवाते हैं जेड से, तो किसके इक्वल आएगा। इम्पिडेंस इन आर एल सर्किट, जी किसके इक्वल आएगा। is equal to under root VR square plus XL square। मैं इम्पिडेंस पूछ रही हूँ, इम्पिडेंस मतलब नेट अपोजिशन, आर एक्स सी या एक्सएल इनके बीच में रिलेशन पूछ रही हूँ। वो तो अब बड़ी सी कहानी है, वो तो चलो अब डेरिवेशन हर किसी की नहीं कर रहे हम लोग। डेरिवेशन में आप लोगों को एक की सिखा दी, अब दूसरे की आप इसकी भी खुद कर सकते हो, आपके पास इम्पिडेंस का फॉर्मूला भी आ जाएगा। मैंने बताया था इम्पिडेंस कैसे आप मालूम कर रहे हो। देखो वी आर में हमारे पास इम्पिडेंस कौन प्रोड्यूस करवाता है, क्या आर करवाता है, तो ये ले लिया आर का स्क्वायर। और हमारे पास इंडक्टर में इम्पिडेंस कौन प्रोड्यूस करवाता है, एक्सी एक्सएल या आर, एक्सएल। तो ये बन गया हमारे पास इम्पिडेंस का फॉर्मूला, इतनी क्या डेरिवेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। समझ आया कैसे आया। इसी तरह हमने यहाँ पर भी किया था, इम्पिडेंस इज इक्वल टू आर सी का सर्किट था, तो आर में हमारे पास ये आर प्रोड्यूस करवाता है रेजिस्टेंस, और सी में हमारे पास एक्स सी प्रोड्यूस करवाता है, तो लिख लिया। इतनी क्या लंबी चौड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें। समझ आया कैसे आई इम्पिडेंस। अब मुझे अगर ठीक, yeah you told me the same but you told me in the terms of voltages, you said me vrms is equal to vr square plus vl square, उसको फिर हम ड्राइव करके तो ये आंसर तो यही आता। आई आस्क्ड यू फॉर इम्पिडेंस नॉट वोल्टेज, वोल्टेज का मैंने मैग्नीट्यूड नहीं पूछा था, मैंने इम्पिडेंस का पूछा था। इज इट क्लियर। अब भाई यहाँ पर मुझे थीटा निकालना है, तो मैं थीटा निकाल सकती हूँ टेन थीटा से। टेन थीटा इक्वल होता है थ्रो प्रॉपर ब्रश, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन ब्रश, तो भाई थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाएगा। टेन इनवर्स परपेंडिकुलर की जगह हमने क्या लिया है, आप लोग देखो, परपेंडिकुलर की जगह हमने क्या लिया है, एक्स एल लिया है, तो ये एक्स एल आ गया, अपॉन बेस क्या है, आर है, तो ये आर आ गई। अब एक्सएल को अगर आप ज़्यादा खोल दो, एक्सएल किसकी इक्वल होता है भाई, टेन इनवर्स टू पाई एफ एल के बराबर होता है, टू पाई एफ एल, या ओमेगा एल के बराबर आप बोल दो, ओमेगा एल, और अपॉन में आ जाएगा आर। ये आपके पास आ गया थीटा निकालने का, मतलब वोल्टेज ओवरऑल आर एल में हमारे पास वोल्टेज लीड कर रहा होता है। कैसे भाई, क्योंकि ये देखो ये तो दोनों सेम है, हाँ, तो यहाँ पर लीड कौन कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, तो ओवरऑल वोल्टेज लीड्स इन द आर एल सर्किट। आर सी में ओवरऑल करंट लीड कर रहा होता है, आर एल में ओवरऑल वोल्टेज लीड्स। वोल्टेज लीड्स विथ व्हाट एंगल, अभी अभी एंगल निकाला हमने, विथ टेन इनवर्स, या टेन इनवर्स ना भी लिखो, नहीं नहीं 90 डिग्री से नहीं लीड कर रहा होता। अभी अभी हमने एंगल निकाला ना, किससे लीड करेगा, ओमेगा एल अपॉन आर से, या टू पाई एफ एल अपॉन आर से लीड करेगा। मुझे बताओ आर सी आर एल क्लियर है या नहीं। वेरी बेसिक है ना। चलो आज की क्लास को एंड करें, आर एल सी सीरीज में हम लोग कल पढ़ें, आर एल सी हम सीरीज में कल पढ़ेंगे, और फिर हम आर सी
RL और RCL को पैरेलल में भी कल पढ़ेंगे। बस ये 4 हमारे पास कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं कल, ठीक है। फिर हम अपने MCQs भी ऑफ कोर्स सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे सैटरडे को है CMT, तो पैरेलल में। तो हमारे पास ये टॉपिक बच गए। और ऑफ कोर्स रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं भूल सकती मैं ये टॉपिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये हमारे बच गए हैं कल के टॉपिक। तो सीरीज़ में हमारा RLC रहता है, RC RL RCL पैरेलल में रहता है और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी रहती है। तो आज की वीडियो मतलब क्लास में हमने क्या पढ़ा है पूरा, हमने प्योर सर्किट्स को देखा, रेजिस्टर को देखा, कैपेसिटर को देखा और हमने इंडक्टर को देखा। फिर हमने इनको कंबाइन करके सीरीज़ में देखा, RC और RL को देखा और इनके इम्पिडेंस को, फॉर्मूला को ड्राइव किया, ऑफ कोर्स सारा देखा, कौन लीड कर रहा होता है, कौन लैग कर रहा होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ।